देखिए, आज से आपका ये नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। आपका जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है आपका विधि शास्त्र। कई लोग परेशान रहते हैं, नए लोग। आपका देखिए, विधि शास्त्र में कोई बेयर एक्ट नहीं आता, ये पहले याद रखें। नहीं तो कई लोग जाकर किताब की दुकान पर कहते हैं कि टाट का बेयर एक्ट दे दीजिए, तो जूरिस्प्रूडेंस का बेयर एक्ट दे दीजिए। इसमें याद रखिए, बेयर एक्ट नहीं आता, पहला याद रखिए। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो जो पहला और दूसरा लेक्चर रहता है उसमें ये बताया जाता है कि इस कानून में हमें क्या पढ़ना है। अब ये कहाँ कहाँ आपका काम करेगा। एक झारखंड जे में ये आपका जूरिस्प्रूडेंस है, मेंस में भी है, फिर आपका नेट में भी काम करेगा, एलएलएम में भी काम करेगा, और उत्तर प्रदेश सिविल जज के केवल प्री परीक्षा में काम करेगा। मेंस में ये नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में जो लोग खास तौर पर एलएलएम किए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के पूछे जाते हैं। आपका यूपी सिविल जज प्री परीक्षा में इससे 15 क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपका सेट है क्वेश्चन कितना आएगा। अब 15 क्वेश्चन आपका आएगा, और कई जगह एलएलएम में, बीएचयू में, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका एलएलएम की प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे। तो जो वर्तमान समय में जूरिस्प्रूडेंस में आपका क्वेश्चन एलएलएम स्तर पर या नेट स्तर पर बन रहा है, वह थोड़ा कठिन बना रहा है। यानी कि जो वर्तमान समय, इधर बैठ जाए, आगे हो जगह है, जगह बैठिए। जो वर्तमान समय में आपका क्वेश्चन बना रहा है, ज़्यादातर देखने में ये आया है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि एक तो कुछ कोटेशन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और कोई उसका उपाय नहीं है। और कुछ बातें या कंसेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ताकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो वह गलत न हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपका एकदम शुरुआती दौर से, यानी कि हमें जीरो से। हाँ, एक और सूचना है, आपका जो यूपी एपीओ की परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को होने वाला था मेंस, वह टल गया है और 9 और 10 जनवरी को चला गया है। उसका कारण आपका जो विकलांग थे, आपका उसमें आपका ये दे रहा है कि जो माने सारी जो आँख वाले थे विकलांग, उनका रिजर्वेशन था, और ये दे दिया गया लेग वालों को जो पैर से विकलांग हैं। तो जो पैर से विकलांग थे उन लोगों का, जो आपका उन लोगों का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, और जो माने विजन वाले थे, आँख वाले, उनका रिजल्ट निकाला गया है। फिर से उनको मेंस का फार्म भरवाया जाएगा, और इसलिए आपका परीक्षा टाली गई है। कई लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो सार्वजनिक रूप से बताया जाए। तो आपका आइए जूरिस्प्रूडेंस शुरू करते हैं, और एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि फिर हम बता दें, अब कंपटीशन आसान नहीं रहा। इसलिए आसान नहीं रहा कि आपका 303 पद निकलेगा यूपी में, 10 गुना रिजल्ट प्री में आता है। तो 3030 रिजल्ट आएगा, लगभग 3030। और आप देख ही रहे हैं कि हर एक राज्य के परीक्षार्थी आपका इस परीक्षा को देंगे, तो तभी आपका प्री में रिजल्ट होगा जब अन्य लोगों से 2-4 क्वेश्चन आप अधिक करेंगे। और इतिहास गवाह रहा है कि आपका जब जब क्रैश कोर्स चला है, तमाम कोचिंगों के लड़के यहाँ आए हैं और सफल भी हुए हैं। यानी कि 10 साल से लोग रगड़ रहे थे और प्री के दर्शन नहीं हुए, यानी कि कभी प्री उनका निकला नहीं जीवन में। अब थक हार कर लास्ट में शरण में आए, तो भाई शरण में आ गए तो उद्धार हो गया तमाम लोगों का। तो आप लोग तो पहले से ही ज़्यादा लोग शरण में हैं। तो जो भी आपके मित्र हो, मंडली हो, आपका ऑनलाइन भी चल रहा है ये क्लास, ऑफलाइन भी चल रहा है। अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप मने ले सकते हैं, वे लोग, कोई रोक टोक नहीं है।
आइए जूरिस्प्रूडेंस देखिए, एक दो दिन तो कॉन्सेप्ट बनाने में ही लग जाता है। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द हैं ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। अब हिंदी में इसका निकाल लीजिए। भाई लॉ का मतलब विधि हुआ और नॉलेज का मतलब ज्ञान हुआ। अर्थात अगर हम विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड वाइज अर्थ निकालें तो इसका मतलब हुआ विधि का ज्ञान। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है या विधि शास्त्र क्या है तो आप एक लाइन में बता सकते हैं, वह शास्त्र जो हमें विधि का ज्ञान कराए। यानी कि वह शास्त्र जो हमें विधि का क्रमबद्ध ज्ञान कराता है उसे हम विधि शास्त्र कहते हैं। माने एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जो कानून हमें विधि का नॉलेज कराता है सिस्टमेटिक ढंग से, उसी को एक लाइन में हम जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, विधि शास्त्र कहेंगे। लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि विधि शास्त्र वह है जो विधि का ज्ञान ही नहीं कराता बल्कि विधि के स्रोतों को, विधि उत्पन्न कहाँ से हुई, किसे ला या विधि माना जाएगा, और कुछ विधिक संकल्पनाएं यानी कि लीगल कंसेप्ट को बताता है। जैसे अधिकार हुआ यानी कि राइट हुआ, ड्यूटी हुआ, आपका ओनरशिप हुआ यानी कि स्वामित्व हुआ, कब्जा हुआ इत्यादि। यानी कि पूरी परिभाषा आपका ये रहनी चाहिए कि वह शास्त्र जो विधि के क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध ज्ञान को बताता है तथा कुछ विधिक संकल्पनाओं का भी वर्णन करता है। लीगल कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो इस बार प्रयास ये किया जाएगा कि लोग गलती कहाँ कर रहे हैं लीगल कॉन्सेप्ट में, तो भूमिका बनाकर और पहले जो लीगल कॉन्सेप्ट हैं जैसे ओनरशिप, पजेशन, लीगल पर्सनालिटी है, आपका सोर्सेज ऑफ लॉ है, उसी को पहले पढ़ाया जाए ताकि जो लास्ट से गलतियां होती हैं वह, जहां से आप गलती की संभावना है, मैं फिर बता दूं, पहले उसी पर अटैक करना है और जहां से आप गलती की संभावना कम है उसको बाद में इस बार पढ़ाया जाएगा। तो इस बार आपका अब जूरिस्प्रूडेंस आपका क्वेश्चन जो अगला बनता है कि जूरिस्प्रूडेंस और आपका जूरिस में क्या अंतर है, यानी कि लॉ और जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंस बताइए। तो लॉ अलग होता है, जूरिस्प्रूडेंस अलग होता है। जूरिस्प्रूडेंस केवल ये बताएगा कि लॉ आया कहाँ से, किसे हम लॉ कहेंगे, लॉ बनाया कैसे जाता है, इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस में। आपका जूरिस्प्रूडेंस को आइज ऑफ लॉ भी कहते हैं, अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी कि आपका लॉर्स एक्स्ट्रावर्जन भी कहते हैं। इसलिए इसे आपका कहा जाता है, वकीलों के लिए आपका पूंजी या क्रोड कहा जाता है। अगर कोई अधिवक्ता अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन किया है तो इसका फायदा ये होता है कि जब वह कोर्ट में अपनी आर्गूमेंट रखता है, अपनी बातों को रखता है, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छे ढंग से वह अपनी बातों को कोर्ट में रख सकता है। लेकिन कब, जबकि वह किसका ज्ञान रखता हो, जूरिस्प्रूडेंस का। तो ये आइज ऑफ लॉ है, यानी कि विधि का नेत्र है। ये आपका एक क्वेश्चन पहला बना कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को आइज ऑफ लॉ कहा है,
यानी कि कानून क्या होता है, कानून कैसे बनाया जाता है, किसे हम कानून कहेंगे, कानून की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और कानून की उत्पत्ति या क्रिएट कहाँ से कानून हुआ, इन सभी बातों का वर्णन आपका जूरिस्प्रूडेंस में मिलेगा। जूरिस्प्रूडेंस, जहाँ तक जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति की बात है, उत्पत्ति पर क्वेश्चन बना है। जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति रोम में हुई। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, दो क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। एक हेराल्ड जे लेस्की का कोटेशन कि विधि शास्त्र आइज ऑफ लॉ है या विधि का नेत्र है, ये भी आ चुका है। क्वेश्चन भी पहले दिन से चलते रहना है। कम से कम जितने क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ चुके हैं और जो आगे आ सकते हैं, आपका हमारा भी कर्तव्य है कि सभी क्वेश्चनों को बताया जाए। और आपका भी कर्तव्य है कि जो भी आपके पास सॉल्व पेपर हो, मैं आपको सलाह देता हूँ आज से ही जूरिस्प्रूडेंस का सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप ये देखेंगे कि क्या जो सर पढ़ा रहे हैं, क्या एक दो क्वेश्चन के अलावा आपका और क्वेश्चन बाहर जा रहा है कि नहीं। अगर बाहर जा रहा है तो उसको एक बार हमें इशारा करिए, फिर सुधार कर पढ़ाया जाएगा। वैसे इस बार सुधार कर ही पिछली बार से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन यूपीजे में आया है कि जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि ये क्रिएट कहाँ से हुआ, उत्पन्न किस देश में हुआ, तो इसकी उत्पत्ति आपका रोम में होती है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आइए, चूंकि जूरिस्प्रूडेंस हमें आपका लॉ का नॉलेज कराता है, तो लॉ है क्या, इस विषय पर आपका विद्वानों में मतभेद है, डिस्प्यूट है। यानी कि विधि किसे कहा जाएगा, इस बारे में जो विद्वान हैं या इस बारे में जो आपका विद्वान है, उनकी बातों में विरोधाभास है। यानी कि जिस विद्वान ने जिन चीज़ों का अध्ययन किया उसे ही विधि मान लिया। यानी कि इसका मतलब कि जिसकी भावना जैसी रही, आपका चीज़ों को उस दृष्टि से देखता है। यानी कि भावना का भी असर पड़ता है कि जिसकी भावना या फीलिंग, कल ही एविडेंस में सुबह शाम को बताया गया था कि आपका अनुभूति या शारीरिक संवेदना या शारीरिक जो भावनाएं हैं कि मन प्रसन्न था, मन उदास था आपका इत्यादि, ये तो जिसकी भावना जो रही, यानी कि जिन विद्वानों ने जितने क्षेत्रों का अध्ययन किया उसी को ला मान लिया। अतः विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। तो आखिर मत भिन्न भिन्न हो गए, तो भिन्न भिन्न मत के अनुसार स्कूल या विद्यालय या विचारधाराओं की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग थाट के विद्वान मिलेंगे। इसका उदाहरण दिया जाता है, और जो उदाहरण दिया जाता है वह आपका, मैं उदाहरण जो समझाने के लिए देता हूँ वह हाथी का उदाहरण देता हूँ और 5 अंधों का उदाहरण। तो फिर एक बार उदाहरण आपका देख लिया जाए, इसको बना लिया जाए। आपका 5 अंधे थे और इनसे ये कहा गया कि आप हाथी का स्पर्श करिए और हाथी के स्वरूप को बताइए। तो इसी में आपको ऐड करना है। तो एक आपका अंधा पैर पकड़ा आपका, दूसरा उसका पूंछ पकड़ा मैंने स्पर्श किया, तीसरा हाथी का कान स्पर्श किया, चौथा हाथी का पेट स्पर्श किया, और पांचवा जो था सूंड स्पर्श किया। यानी कि इसी पर आपका जूरिस्प्रूडेंस पूरा चलेगा, इसी उदाहरण पर लास्ट तक में। लेकिन आपका कंसेप्ट जरूरी है।
देखिए, 5 अंधों से कहा गया कि आप हाथी का स्पर्श करिए और हाथी के स्वरूप का वर्णन करिए। पहले अंधे ने आपका पैर का स्पर्श किया और ये बताया कि हाथी तो खंभा जैसा होता है, यानी कि इसका स्वरूप क्या है, खंभा। उसी प्रकार विद्वानों का जो एक वर्ग है, सबसे प्राचीन वर्ग है, वह आपका कहता है कि कानून मानव नहीं बनाता, कानून तो ईश्वरीय देन है, डिवाइन देन है। कानून अल्लाह बनाकर चले गए हैं, आपका कह सकते हैं भगवान बनाकर चले गए हैं, आपका गार्ड बनाकर चले गए हैं, और वही कानून है। इसके अलावा अन्य कोई कानून नहीं है। हम बताएंगे, पहले पांचों हो जाए तब। दूसरा अंधा से कहा गया कि तुम हाथी का स्वरूप बताओ, तो दूसरे अंधे ने हाथी के पूंछ का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का जो स्वरूप होता है वह झाड़ू जैसे होता है। अर्थात दूसरे प्रकार के विद्वान हम बताएंगे जो कानून को अलग नजरिए से देखते हैं। तीसरे अंधे से कहा गया कि तुम बताओ आप मने हाथी का स्वरूप, तो उसने कान का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी तो परात जैसे होता है, कान बड़ा होता है हाथी का, तो आपका जो परात होता है उसके जैसे। फिर चौथे से कहा गया कि तुम बताओ, तो वह पेट का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप तो हौदा जैसा होता है। फिर पांचवे से कहा गया कि तुम बता दो, तो इसने क्या पकड़ा, सूंड, और कहा कि हाथी का स्वरूप तो स्नेक या सांप जैसे होता है। अब इस उदाहरण से शिक्षा क्या मिलती है? इस उदाहरण से बस एक शिक्षा मिलती है कि अंधों ने हाथी के जितने अंग को स्पर्श किया उसी को हाथी मान लिया, जबकि वास्तव में हाथी का निर्माण इन पांचों अंगों से होता है, किसी एक अंग से नहीं। इसको जूरिस्प्रूडेंस में लाइए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में हमें लॉ का ही अध्ययन करना है। अतः लॉ की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। जिन विद्वानों ने लॉ के जितने क्षेत्र को पढ़ा समझा उसी को लॉ मान लिया और कहा कि इसके अलावा कोई लॉ नहीं होता। तो चूंकि 5 अंधों की कहानी और हाथी के स्वरूप को अलग अलग बताए हैं, और एक ही हाथी तो एक ही है, लेकिन कितने भागों में बांट दिए, 5 अंधे 5। उसी प्रकार 5 प्रकार के विद्वान आएंगे और जो अपनी अपनी बातों को रखेंगे और कानून का वर्णन करेंगे कि किसे कानून माना जाए। लेकिन पांचों विद्वान अपनी अपनी जगह पर क्या रहेंगे, सही। और पांचों विद्वानों के कोटेशनों को कानून माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जो विधि की परिभाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और विधि है क्या, इसके लिए अब विद्वानों का वर्ग चूंकि अलग अलग है, तो जूरिस्प्रूडेंस में हमें 5 स्कूल या 5 पद्धतियां या 5 विचारधाराएं या 5 प्रकार के अलग अलग विद्वानों का ग्रुप मिलेगा जो अपनी अपनी पंचौरा करेंगे मतलब कानून के बारे में अपना अपना तर्क देंगे। तो अब वही 5 जो थाट हैं, 5 विचारधाराएं हैं, वही कंसेप्ट बनाना है। देखिए, पहला जो आपका एकदम इसी पर सेट करते रहिए। पहला जो अंधा था वह पैर का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप कैसा होता है, खंभा जैसे। तो सेम उसी प्रकार जो पहले प्रकार के विद्वान होंगे वे ये कहेंगे कि आपका कि जो लॉ होता है या जो कानून होता है वह तो ईश्वरीय देन है, और ईश्वर के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है जो लॉ को बना सके
कानून को बना सके। तो उस विचारधारा के मानने वालों को एक नाम दिया गया जूरिस्प्रूडेंस में, नेचुरल स्कूल, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा। यानी कि अब हमें जो चलना है, इसके हर एक विचारधारा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मैं बता दूं। क्योंकि जो हम कंसेप्ट बनाएंगे विचारधारा का, आज आप जाकर साल पेपर में देखिए, 4-5 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे आपका मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार जाकर जो कंसेप्ट बनाया जाएगा, अभी शुरू नहीं हुआ, केवल अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट बनाया जा रहा है, लेकिन आपका निश्चित तौर पे आपको 10-12 क्वेश्चन साल पेपर में आज के ही आपका लेक्चर से मिल जाएंगे। सबसे पहला जो नैसर्गिक विचारधारा है, प्राकृतिक विचारधारा है, प्रकृति की देन जो विचारधारा है, या इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल स्कूल। प्राकृतिक विचारधारा के बारे में थोड़ा बहुत समझिए। यह विचारधारा सबसे प्राचीन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि कौन सा स्कूल, कौन सी विचारधारा आपका माने सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है। तो आपका जवाब रहेगा नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा। दूसरा क्वेश्चन आपका यूपीजे में बना कि कौन सी विचारधारा आपका शुरू से लेकर आज तक विद्यमान है। तो एक ही विचारधारा है, वह है नेचुरल स्कूल, प्राकृतिक विचारधारा। सबसे पहले इसका जन्म हुआ और आज भी यह विचारधारा के यह इस विचारधारा का जो थीम है, अभी हमने थीम नहीं बताया, आज मौजूद है। तो कौन सी विचारधारा आदिकाल से लेकर आज तक वर्तमान है, तो क्या मार कर आएंगे? प्राकृतिक विचारधारा। तीसरा क्वेश्चन बना प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म आपका फिर एक बार अब याद करिए, जूरिस्प्रूडेंस का जन्म हमने कहाँ बताया था? रोम। भाई रट कर जाइए। लेकिन प्राकृतिक विचारधारा का जन्म रोम में न होकर यूनान में हुआ, यानी कि ग्रीस में हुआ। फिर एक बार याद रखिए, नेचुरल स्कूल का जन्म कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन जे में आ चुका है, गलत न हो। अगर ये क्वेश्चन आए तो कहाँ मार कर आएंगे? तो इसका जन्मदाता देश यूनान है या ग्रीस है। अब इस विचारधारा का थीम क्या है, ये हम देखते हैं। और इस विचारधारा को देखिए 2-3 एंगल से पढ़ना है, थोड़ा हम व्यापक रूप से अभी पढ़ाएंगे। 2-3 एंगल से आपको ये पढ़ना है कि इस विचारधारा का थीम क्या है। थीम यानी कि मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य बात क्या है। दूसरी बात ये हमें देखनी है, जो इंटरव्यू में भी पूछा गया है, कि इस स्कूल को भारतीय संविधान में क्या कहीं प्रश्रय दिया गया है कि नहीं, और वर्तमान समय में इसका क्या वैल्यू है। बैठिए। वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है, और भारतीय विधियों में इसे कहाँ कहाँ समाहित किया गया है। तो इसके लिए आपका कोरिलेट करना पड़ेगा। एक सीपीसी कोरिलेट करेंगे, एक सीआरपीसी, और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ जहाँ इस विचारधारा को मान्यता दी गई है, यानी कि इनके विचारों को स्वीकार किया गया है, उनको हम लिखवाएंगे, बताएंगे आगे। लेकिन फिर बैक होइए, इस विचारधारा का थीम ये है कि जो कानून होते हैं वह गॉड द्वारा, अल्लाह द्वारा या भगवान द्वारा बनाए जाते हैं, मानवों द्वारा नहीं। अर्थात यह विचारधारा कल्पना पर आधारित है, फिक्शन पर आधारित है। फिक्शन मतलब ये भगवान वो भगवान। और आप पीके फिल्म देख सकते हैं, तमाम फिल्में बनी हैं कि आज भी लोग भगवान के नाम पर
यानी कि आस्था से क्या कर रहे हैं, खिलवाड़। भगवान के नाम का डर दिखाकर और क्या क्या कुकर्म किया जा रहा है, क्या क्या गलत कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आपने की यानी कि तो पीके फिल्म में आपका यही दिखाया गया कि भगवान को लोग मान रहे हैं, लेकिन उसका मिसयूज न करिए। आप उसका मिसयूज न करिए, यानी कि भगवान के नाम पर लोगों को चूतिया न बनाइए, एक लाइन में कहा जाए। तो अब देखिए, अब समस्या ये आई कि क्या भगवान कानून बनाता है, यानी कि क्या अल्लाह गॉड या आपका भगवान कानून बनाता है कि नहीं, और अगर बनाता है तो कौन कौन सा कानून बनाया है। तो बस एक ये है कि ये जो विचारधारा है फिक्शन पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, अनुमान पर आधारित है कि भगवान होते हैं और भगवान क्या बनाते हैं, कानून, तब वर्तमान में जोड़ा जाएगा। अब देखिए आपका इसके लिए तीन एंगल से देखना है भूमिका में। एक आपका मुस्लिम विधि हमें देखना है, दूसरा हिंदू ला देखना है, और तीसरा ईसाई ला देखना है। तीनों को अलग अलग देखिए। पहला मुस्लिम ला चला जाए। मुस्लिम विधि में जो कुरान, जो अपरिवर्तनीय और आपका जो प्रमुख ग्रंथ है, आपका कह सकते हैं इस्लाम का। अब कुरान की रचना कैसे हुई, और क्या जो कुरान में बातें लिखी गई हैं, क्या वह अल्लाह की बातें हैं कि नहीं, इस पर विचार करिए। तो जो कुरान की रचना हुई, यानी कि प्रॉफिट यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब को जो दैवीय संदेश मिले थे, उन्हीं संदेशों का संकलन ही आपका कुरान में वर्णित है। तो अतः कुरान के बारे में ये माना जाता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब अंतिम रसूल थे, यानी कि इसका मतलब कि उनके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिन्हें दैवी संदेश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो। अतः ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि कुरान दैवीय ग्रंथ है, जो अल्लाह ने अपने मुख से शब्द बोले थे, उन्हीं शब्दों को कहाँ पिरो दिया गया है, कुरान में। और चूंकि आपका कह सकते हैं कि पैगंबर साहब के बाद कोई ऐसा जन्म ही नहीं लिया जिसे दैवीय संदेश प्राप्त हो, अतः कुरान अकाट्य है, आपका संशोधन नहीं किया जा सकता, और भगवान ने ही इसे बनाया है, अल्लाह ने ही इसे बनाया है। यानी कि पहला पॉइंट प्राकृतिक विचारधारा का ये मिला मुस्लिम विद में कि जो कुरान है वह शुद्ध रूप से भगवान ने ही बनाया है, और कुरान में भगवान की बातों का ही क्या है, उल्लेख। यानी कि जब पैगंबर साहब हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे, गुफा में आपका बैठा करते थे, तो जिब्राइल नामक जो देवदूत था वह संदेश देता था, और उन्हीं संदेशों का संकलन कहाँ किया गया है, कुरान में। अतः कुरान लास्ट आपका कह सकते हैं कि ग्रंथ है, इसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ जिसे दैवीय संदेश क्या हो, प्राप्त। तो बताइए कुरान जो है, क्या ये प्राकृतिक विचारधारा पर फिर ऐड करिए। जो ये कुरान है, प्राकृतिक विचारधारा वालों का ये मानना है कि ये अल्लाह के ही वाक्य हैं, अतः ये भगवान द्वारा बनाया गया कानून है, और मानव कानून नहीं बनाता, बल्कि केवल कौन बनाता है, भगवान। अब समस्या ये आई कि कानून के पीछे सेंसन देखा जाए, एक कानूनों को देखना है, उसके पीछे सेंसन। सेंसन का मतलब होता है शास्ति। शास्ति का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कानून का पालन नहीं करता, ऐसे कानून का वायलेशन करता है, तो क्या होगा। तो प्राकृतिक विचारधारा वाले ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
भगवान द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानता तो भगवान उसे दंडित करेगा। और तमाम फिल्मों में देख सकते हैं और तमाम लोग डरवाते हैं कि भगवान तुम्हारा ये कर देगा वो कर देगा। यानी कि दंडित कौन करेगा आपको? तो गॉड ही करेगा। अब आइए हिंदू ला देखा जाए, तो मुस्लिम ला पर रह गया प्राकृतिक विचारधारा। फिर वर्तमान में हमें आना है। हिंदू ला में ये माना जाता है कि जो श्रुति और स्मृति है शुद्ध रूप से ये भगवान या देवी देवताओं के ही कथन है। श्रुति का मतलब ये हुआ कि सुना गया और तुरंत लिख लिया गया, वो श्रुति हो गई। सुना गया और तुरंत नहीं लिखा गया बल्कि कुछ समय बाद लिखा गया, यानी कि वह स्मृति हो गई। तो जो श्रुति स्मृति और वेद इत्यादि हैं आपका हिंदूला में, ये माना जाता है कि इनकी ये इसमें जो वाक्य हैं वह देवी देवताओं के ही वाक्य हैं, भगवान के ही वाक्य हैं। अतः ये जो कानून है ये किसने बना रखा है? भगवान ने। और प्राकृतिक विचारधारा वाले भी तो यही मान रहे हैं जो सबसे पहले उत्पन्न हुई कि कानून कौन बनाता है? प्रकृति, यानी कि भगवान। अब ईसाई विधि में देखा जाए, ईसाई विधि में जो बाइबिल है, जो ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। अब बाइबिल के बारे में ये कहा जाता है कि बाइबिल में जो शब्द लिखे गए हैं वह गॉड के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि शुरुआती दौर में ये माना जाता था कि कानून मानव द्वारा न बनाकर आपका भगवान द्वारा बनाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करता तो दंडित उन्हें कौन करता था? भगवान, यानी कि ऊपर वाला। ये पहला। अब जो वर्तमान नियम है, प्राकृतिक विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, नेचुरल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो उतार चढ़ाव पर रहा। यानी कि कभी ये फर्श पर रहा तो कभी अर्श पर रहा तो कभी फर्श पर रहा। ये भी याद रखिए, काफी इसमें क्या आएंगे? उतार चढ़ाव। अब इतिहास को आगे बढ़ाया जाए, इसके चलता रहा मामला, चलता रहा। जो पोप थे, जो धर्म गुरु थे, वो अपने को सर्वोच्च मानते रहे और ये मानते रहे कि हम ही सर्वोच्च हैं। हम जो कहेंगे वो भगवान ने हमें ताकत दी है कहने की, और जो मैं कह दूंगा वही लोग मानने के लिए क्या है बात। इसी बीच एक आपका विवाद और हुआ कि राज्य अस्तित्व में आए और राजा महाराजा सम्राट बनने लगे। अब एक तरफ सम्राट हुआ और दूसरा तरफ ये धर्म गुरु हुए। धर्म गुरु ये कह रहे थे, यानी कि पोप, मुख्य रूप से कौन? पोप, जो वेटिकन सिटी में है। पोप ये कह रहे थे कि मुझे गॉड ने भेजा है, मैं गॉड का प्रतिनिधि हूँ धरती पर, और मैं जो कहूँगा उसी आदेश को जनता मानेगी। यानी कि मैं बड़ा, यानी कि कहा जाता है कि ये बड़े वाले हैं। यानी कि गॉड कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, जबकि सम्राट ये कह रहे थे कि जनता ने हमें सम्राट बनाया है, मैं जनता पर शासन करता हूँ। अतः मैं जो कहूँगा, मैं जो आदेश दूंगा वह जनता मानने के लिए क्या है बात। अब जैसे कि आपका एविडेंस में बताया गया था शाह वाले पीरियड में कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर रहना मुश्किल है, एक ही देश में दो संविधान नहीं चल सकता। सेम उसी प्रकार अब विवाद उत्पन्न हुआ, हम बड़े तो हम बड़े। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक विद्वान आया, पोप ग्लेसियस। आगे बताया जाएगा कौन आया? पोप ग्लेसियस। उसने दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, यानी कि दो पावर के बीच बैलेंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि दोनों बड़े। तो दोनों बड़े कैसे?
तो ये हुआ कि धार्मिक मामलों में पोप बड़ा और पॉलिटिकल मामलों में सम्राट या राजा। लेकिन कोई उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों में विवाद हुआ। अंत में पोप हार गए, राजा जीता। और जब सम्राट जीत गया तो वहीं जनता के अधिकार छीनना क्या कर दिया शुरू। भाई, जब आप सत्ता पा लेते हैं तो मनमाना कार्य करने लगते हैं। सरकारें भी, अगर फुल मेजॉरिटी में सरकार है तो जनता की नहीं सुनती ज़्यादा और अपने मन का कानून बनाना शुरू कर देती हैं। शासन निरंकुश हो जाता है, मैं बता दूं। इसलिए कंट्रोल क्या है सरकार पर, जरूरी। आगे बढ़ा जाए। इसके तत्पश्चात आपका विवाद में पोप हार गया और राज्य जीतता है। तब राज्य जनता का शोषण शुरू करता है। तब जनता राज्य के खिलाफ बिगुल बजाती है और धीरे धीरे आज भी लड़ाई राज्य और जनता के ही बीच है। राज्य कहता है कि हम ये नहीं करेंगे। जनता आंदोलन करती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देख ही रहे हैं भारत में भी हर एक जगह आपका माने स्टेट यानी कि सरकार और किसके बीच आज की लड़ाई है। जनता चाह रही है कि हमारे अधिक से अधिक अधिकार हों और राज्य अधिकार देने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है। तो विवाद होने पर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कहाँ से कराते हैं, कोर्ट से। अब आगे बढ़ाइए मामला। तो आज जो वर्तमान स्थिति है, पोप आप देख ही रहे हैं कि वेटिकन सिटी में बैठे हैं और रूस और यूक्रेन के बीच जंग में अगर वो सक्रिय रहते तो जाकर कूद पड़ते और कूद कर शांत कराते लोगों को। लेकिन कोई आपका कह सकते हैं कि पुरसा हाल नहीं है, माने शांत ही बैठे हैं। अब जो धीरे धीरे आपका नेचुरल स्कूल का रूप बदला और ये माना जाने लगा कि प्राकृतिक न्याय का मतलब ये हुआ जो उचित हो, जो जस्ट हो, जो न्यायपूर्ण हो, जस्टिफाई हो, जो साम्य के अनुरूप हो, यानी कि जो समता के अनुरूप हो। यानी कि वर्तमान समय में आपका जो न्यायपूर्ण कार्य है, जो समता का कार्य है, जो गुड कंसेंस का कार्य है, यानी कि जो अंतर आत्मा से आवाज निकलती हैं, जो युक्ति या रीजन या तर्क के आधार पर मन निष्कर्ष निकलता है, या जो विवेक के अनुसार क्या उचित इस मामले में होना चाहिए, नेचुरल स्कूल ने उसका रूप धारण कर लिया। यानी कि नेचुरल स्कूल आपका सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज भी ये समाज में क्या है, विद्यमान है। लेकिन थोड़ा बहुत रूप क्या है, बदला है। वर्तमान समय में प्राकृतिक विचारधारा वालों के मानने के अनुसार नेचर के, प्रकृति के 3 नियम है जो हम बताएंगे। पहला नियम है आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। दूसरा है रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात या अभिनत के विरुद्ध नियम। और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि तर्कानुमोद्य निर्णय। यानी कि जब भी आप कोई फैसला दीजिए तो उसका क्या लिखिए, कारण। जैसे कि 10% का मामला है, EWS जो 10% का है वह सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को वैलिड माना। तो क्या ऐसे ही वैलिड मान लिया? नहीं, कुछ न कुछ बेस, आधार या कारण तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, बताना ही होगा। और यही नेचुरल जस्टिस वर्तमान समय में है। इसी को हम क्या कहते हैं, किस विचारधारा वाले हैं ये, प्राकृतिक। तो 3 बताया जाएगा। और कहाँ कहाँ ये तीनों नियम कहाँ CPC में समाहित हैं, कहाँ CRPC में है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पहला थीम फिर एक बार याद रखिए लास्ट में, तब अगला चला जाए।
पहला थीम जो आपका यूनान में जन्म लिया, मुख्य ध्येय ये था कि विधि ईश्वर की देन है, कल्पना पर ये आधारित है। कल्पना, ये ईश्वर वो ईश्वर। और अगर कोई व्यक्ति ईश्वर द्वारा बनाए गए विधि को मानने से इनकार करता है तो उसे नेचर ही दंड देगा, प्रकृति दंड देगी, अर्थात भगवान ही दंड देगा। ये पहला थीम है। इनके विद्वान हम बताएंगे आगे, पहले थीम। अब आइए दूसरा थीम देखा जाए। जिस प्रकार दूसरे अंधे से कहा गया कि आप हाथी का स्पर्श करिए, और यानी कि पहला जो विचारधारा है केवल भगवान को देखती रही, मानव पर ध्यान नहीं दी। जिस प्रकार, अब दूसरा ये इसी पर सेट करना है। जिस प्रकार आपका दूसरे विद्वान दूसरे अंधे से कहा गया कि तुम हाथी को टच करो और टच करके हाथी का स्वरूप बताओ, तो उसने केवल पूंछ स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसे होता है। और तीसरा अंधा क्या कहा कि कान स्पर्श किया तो हाथी का स्वरूप तो सूप जैसे होता है। ये तीसरे अंधे ने बनाया। कान जब पकड़ा तो, या परात जैसे या सूप जैसे भी कह सकते हैं। जैसे सूप चलनी कहा जाता है ना, ये सूप हंसे तो हंसे, ये चलनिया क्यों हंस रही हैं, जिसमें कितने छेद हैं? गिने हैं क्या कि 72 बता दिए? लोग अब वही है कि आपका जैसे बाल गिनते हैं, बाल का खाल। तो कहावत कही जाती है, भाई कोई गिना नहीं है 72 छेद हैं कि 52 छेद हैं, आपका कहावत। तो फिर एक बार इसी को आगे बढ़ाना है। अब कंसेप्ट फिर एक बार क्लियर रखिए। पहली विचारधारा जो नेचुरल स्कूल था वो कोरी कल्पना पर आधारित थी, भगवान को मान्यता देती थी, गॉड को मान्यता देती थी, ईश्वरीय विधियों को मान्यता देती थी। और हर एक जगह से हमने शॉर्टकट में कोरिलेट करके बताया कि लगभग सभी कानूनों में ईश्वरीय जो कानून है आपका आज भी मान्य है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कुरान हो, चाहे वेद श्रुति स्मृति हो, और चाहे आपका ईसाई विधि में बाइबिल हो। अब अगला चला जाए। अब कल्पना आपका जो ये कल्पना पर आधारित थी विचारधारा, ये इस विचारधारा का लोगों ने विरोध करना शुरू किया। यानी कि इस विचारधारा का लोगों ने विरोध किया। और जब लोगों ने विरोध किया तो दो प्रकार के विद्वान जन्म लेते हैं। एक जो विद्वान जन्म लेते हैं वह आपका जर्मनी में लेते हैं, और दूसरा जो विद्वान जन्म लेते हैं वह इंग्लैंड में लेते हैं। फिर एक बार थोड़ा आगे बढ़ाइए। यानी कि नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप, उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में, या कल्पना का विरोध किया गया विश्व में। और विश्व में दो जगह मुख्य रूप से इसका विरोध होता है, एक जर्मनी में होता है और दूसरा इंग्लैंड में। जर्मनी में जो विरोधी थे कल्पना के या प्राकृतिक विचारधारा के, उसमें प्रमुख विद्वान आते हैं सेवनी। यानी कि सेवनी ये कहते हैं, सेवनी आते हैं, और सेवनी ने जिस विचारधारा का जन्म दिया या जिस विचारधारा की उत्पत्ति की उसे हिस्टोरिकल स्कूल कहा गया, यानी कि ऐतिहासिक। अभी हम इसको बताएंगे। और इंग्लैंड में आपका जो जॉन ऑस्टिन ने आपका जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे एनालिटिकल या प्रमाणवादी या विश्लेषणात्मक विचारधारा कहा गया। यानी कि आपका कैसी कौन सी विचारधारा? विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालिटिकल। अब देखिए आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा भी नेचुरल स्कूल के विरोध में जन्म ली, और ऐतिहासिक विचारधारा भी
नेचुरल स्कूल के विरोध में ही जन्म ली। तो अब अगला कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन यूपीजे में आया है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ हम बताएंगे जो यूपीजे और नेट में रिपीट किया है यहीं से। अब क्वेश्चन ये बना है कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है। विचारों में समानता नहीं, किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है। तो आपका जवाब रहेगा हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा, और दूसरा एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा। अब अगला क्वेश्चन, क्या समानता है, क्या इक्वलिटी है। एक विचारों में समानता नहीं भाई, तो क्या समानता है। तो समानता ये है कि ये दोनों विचारधाराएं प्राकृतिक विचारधारा के प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई, विरोध में उत्पन्न हुई, उसके अगेंस्ट में उत्पन्न हुई। यानी कि दोनों विचारकों के विचारों में कोई तालमेल न होते हुए भी दोनों विचारधाराओं में एक समानता जरूर पाई जाती है कि इनका जो जन्म हुआ वो किसके विरोध में हुआ, प्राकृतिक विचारधारा। तो ये याद रखिए, किन दो माने आपका विचारधाराओं में से एक समानता पाई जाती है। तो क्या क्या मार्क कराएंगे, हिस्टोरिकल और दूसरा कौन, एनालिटिकल। क्या समानता है पूछ ले, तो ये दोनों विचारधारा, ये दोनों विद्वान किसका विरोध किए, नेचुरल स्कूल का। यानी कि कल्पना के विरुद्ध विद्रोह होता है और विश्व में आपका दो प्रकार के विचारक उत्पन्न होते हैं, एक जर्मनी में और दूसरा कौन, इंग्लैंड। तो अगला क्वेश्चन पर आ जाए, पहले कुछ सामाजिक भी उदाहरण देखते रहा जाए। अब आपका जो कानूनी पहले उदाहरण देखा जाए, किन दो कानूनों में एक समानता पाई जाती है, नियमों में नहीं। तो वह कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस है। क्या समानता है कि ये दोनों कानून एक दिन ही लागू हुए, 1 सितंबर 1872, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों में कोई समानता नहीं है। लेकिन एक समानता है कि ये दोनों कानून भारत में एक तारीख को ही लागू किए गए, और वह तारीख याद रखना है 1 सितंबर 1 सितंबर 1872। अब राजनीति में इसको जोड़ लीजिए थोड़ा, आपका बुआ, बबुआ और आपका कह सकते हैं कि फेंकू। भाई शब्द वापस लिए जा रहे हैं भाई, क्योंकि आपका लाइव भी चल रहा है। कई लोग आपत्ति भी कर सकते हैं, FIR तक कर सकते हैं। तो इसके लिए शब्द वापस लिया जा रहा है। मोदी जी, आपका मायावती जी और अखिलेश जी, प्रेम से नाम लीजिएगा। यानी कि तीनों लोगों का नाम क्या लेना है। अब अगर कोई इसी को देखिए, अगर कोई पूछे कि मायावती जी यानी कि हमारी बुआ और बबुआ यानी कि अखिलेश जी में क्या समानता है, तो भले विचारों में समानता न हो, लेकिन एक समानता जरूर है कि ये दोनों मोदी जी के ध्रुव क्या हैं, विरोधी विचार। तो उसी प्रकार सेम याद रखिए, जो हिस्टोरिकल स्कूल होगा, जो एनालिटिकल स्कूल होगा, इनके विचारों में 36 का आंकड़ा रहेगा, लेकिन एक समानता है कि ये दोनों विचारक किसके विरोध में उत्पन्न हुए, प्राकृतिक। अब अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ। देश पूछा गया, जर्मनी। एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ, तो आप इंग्लैंड मारकर आइए, ये जरूर याद रखिए। ऐतिहासिक विचारधारा का फादर कौन है, पिता कौन है, जन्मदाता कौन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 7 मारकर आइएगा।
और अगर एनालिटिकल पूछे तो ऑस्टिन मार्कर आइए, जो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यानी कि एनालिटिकल विचारधारा, तो यूपीजे में एक ही बार ऑस्टिन पर दो दो क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो हम आगे ऑस्टिन का सिद्धांत बताएंगे, उसमें आपका यूपीजे में एक बार दो क्वेश्चन बना है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। आंग्ल विधि शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? पहला क्वेश्चन बना ऑस्टिन। और एनालिटिकल स्कूल का फादर किसे माना जाता है? वो भी ऑस्टिन है, जो आयोग ने सॉल्व निकाला है। आयोग जो सॉल्व निकाला, दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही माना और वह ऑस्टिन माना है। वैसे थोड़ा बहुत ये विवाद है, जर्मी बेंथम को लेकर विवाद है, लेकिन जो आयोग माना है उसी को हमें आगे बढ़ाना है। यानी कि फिर एक बार सतर्क रहिए। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हम बताएंगे जो जहाँ की आयोग बार बार अपना आंसर निकाल के जिनको सही मान रहा है, आपको उसी को सही मानना होगा। भले सही दूसरा हो, लेकिन मानना क्या है? जो आयोग मान रहा है, क्योंकि अपना तर्क न लगाइएगा। आयोग जो मान रहा है वो भी हम भी क्या मानेंगे? सही। एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ की विवाद हैं, तो विवाद में भाई क्या देखा जाएगा कि आयोग ने क्या ऑप्शन सही मारा है पिछले वर्षों में, उसी आधार पर हम भी पढ़ाएंगे। अगला देखिए आपका, अब ऐतिहासिक विचारधारा का थीम क्या है? इसका थीम जानना है। यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल का थीम जानना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस विचारधारा का ये वाक्य है, ध्येय है। विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। एक लाइन जरूर याद रखिए, विधि जानबूझकर बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। तो भाई कैसे पाई जाएगी? तो जो व्यक्तियों के आचरण होते हैं, हाव भाव होते हैं, चाल चलन होते हैं, रहन सहन होते हैं, वही कानून है। अर्थात जो समाज में आपका प्रचलन होते हैं, यानी कि फैशन होते हैं, जो समाज में कस्टम या प्रथा होती है, या प्रथा होती है, या जो समाज में यूजेज या रूढ़ी होती है, वही कानून है। यानी कि कानून समाज बनाता है, कोई सावरेन या भगवान या संप्रभु राजा सम्राट नहीं बनाते, बल्कि कानून का निर्माण कौन करती है? समाज। यानी कि कानून समाज में पाया जाता है, इसे किसी व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं जाता। अब जहाँ तक इस विचारधारा का थीम है, ये विचारधारा भी तमाम जगहों पर समाहित है। हिंदू लॉ में भी मिलेगी, मुस्लिम लॉ में भी मिलेगी, ईसाई लॉ में भी मिलेगी, और आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी मिलेगी। लेकिन एक दो उदाहरण आपका दिया जाए जो सटीक हो इस विचारधारा पर। सबसे पहला हम उदाहरण दे रहे हैं 7 स्टेप का, यानी कि सप्तपदी का। सबसे अच्छा उदाहरण आपका जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं, इनका सबसे उत्तम उदाहरण आपका किस पर सेट हो रहा है? आपका 7 स्टेप यानी कि सप्तपदी। देखिए आपका हिंदू विधि में ये माना जाता है कि जब तक कि पुरुष और स्त्री पवित्र अग्नि के समक्ष मंत्रोच्चार करते समय आपका साथ साथ 7 पग नहीं चल देंगे, तब तक आपका उनका मैरिज या विवाह पूर्ण नहीं होगा। अब फिर एक बार देखिए, पहला पग चला तो वो फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पदी। फिर दूसरी बार फेरा लिया तो कौन सा पदी? अब ये पूछा ये गया था इंटरव्यू में कि 7 स्टेप का मतलब क्या? तो सातों फेरा नहीं, जो 7वां फेरा होता है उसी को सप्तपदी कहते हैं, 7 स्टेप कहते हैं।
तो पहला फेरा को क्या कहेंगे? प्रथम पदी। दूसरे को क्या? द्वितीय। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जब सातवां जब सातवां फेरा होगा तो उसी को एक शब्द सेवन स्टेप कहेंगे। सातों फेरा ना कर दीजिएगा कोई पूछे तो। केवल और केवल सातवें फेरे को सेवन स्टेप कहते हैं। इस ये याद करके जाइएगा। अब देखिए आपका हिस्टोरिकल स्कूल वाले क्या बताते हैं कि ये जो नियम है कि पवित्र अग्नि के समक्ष सात फेरा लिया जाए, ये किसी सम्राट ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, ये तो समाज ने बना दिया है, सोसाइटी ने बना दिया है। और यही कानून है, क्योंकि कानून तो समाज में क्या होता है, पाया जाता है, सम्राट या राजा द्वारा, विधायिका द्वारा बनाया नहीं जाता। ये आपका सेवनी महोदय का ध्येय वाक्य है। अब इसी को समझिए, कैसे समाज में कानून समाज ने बना दिया। अब ये भी हमें देखना है कि अगर इन सामाजिक कानूनों का वायलेशन किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि उसका प्रभाव क्या होगा, तो ये बाद में हम बताएंगे। पहले समाज द्वारा कम से कम, सभी तो नहीं, सभी तो बाद में बताया जाएगा, एक कानून तो बनाया जाए। अब देखिए, कोई तो पहला व्यक्ति होगा जो इस तरीके से अपना विवाह किया होगा। अब भारत में मैं बता दूं, हम भी नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति है जो पवित्र अग्नि के समक्ष सबसे पहले सात फेरा लेते हुए मंत्रोच्चार मने हो रहा था और विवाह किया होगा। लेकिन कोई तो पहला व्यक्ति होगा जो इस तरह अपना मैरिज क्या हुआ, किया होगा। उस समय भी आप जैसे महान लोग होंगे, यानी कि आप जैसे लोग होंगे जो डांस करते हुए क्या पहुँचे होंगे बारात में, तो कुछ लोगों को बारात में पहुंचा दिया जाए। कुछ लोग बारात गए और देखे कि ये तो नए तरीके से यहाँ विवाह हो रहा है। जब बाराती अपने अपने गांव या घर गए तो गांव में जैसे रायता फैलता है, उसी प्रकार बारातियों ने ये बात अपने गांवों में फैलाई कि वहाँ तो इस पद्धति से क्या हो रहा था, विवाह। देखा देखी, देखा देखी, इसी को कहते हैं प्रथा प्रचलन। देखा देखी फैशन जैसे है, देखा देखी, देखा देखी आपका अन्य लोग भी इस नियम का पालन करने लगे। तो जब ज़्यादा समय से एक नियम का पालन समाज कर रहा है तो अब वो, पहले तो ये फैशन हुआ, पहले समझिए, यानी कि गाँव पहला व्यक्ति ऐसा किया, फिर आपका अन्य गांव के लोग देखा देखी करने लगे, तो ये प्रचलन कहा जाता है। प्रचलन यानी कि चलन, चलन यानी कि इंग्लिश में फैशन कहा जाता है। फैशन कानून नहीं होता, क्योंकि कुछ फैशन उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद वह क्या हो जाते हैं, समाज से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर वही फैशन कुछ लंबे समय तक चल जाए, 100 साल, 2 साल, 300 साल, कोई ये निर्धारित नहीं है, तो वह जो फैशन है अब वह कस्टम बन जाता है। कस्टम यानी कि प्रथा बन जाती है, जिसे उर्फ कहा जाता है। तो आपका सबसे पहला फैशन आया कि 200-300 साल बीत गया तो वही फैशन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रथा में। और ये बात धीरे धीरे पूरे भारत में फैलना क्या की, शुरू की। जब स्मरणातीत काल से ये फैशन चला आ रहा हो, यानी कि कोई व्यक्ति ये बताने की हैसियत में है ही नहीं कि कब से ये प्रथा चली आ रही है, तब हम उसको लास्ट में यूजेज कहते हैं, रूढ़ि कहते हैं, यानी कि रूढ़ि कहा जाता है। यानी कि सबसे प्राचीन रूढ़ि होती है जिसका जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है कि ये कब से परंपरा चली आ रही है।
तो ऐसी दशा में शेवनी महोदय ये कहते हैं कि जो ये समाज की प्रथाएं और रूढ़ियां हैं यही कानून है, और इसका निर्माण किसने किया है? समाज ने। यानी कि जो भारत में 7 स्टेप का सिद्धांत है, वर्तमान में ये यूजेज यानी कि रूढ़ हैं, क्योंकि कब से ये चला आ रहा है कोई व्यक्ति इसके बारे में बता नहीं सकता। अतः सेवनी के अनुसार जो ये प्रथा है, आपका प्रचलन है, चलन है, जो ये रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं आप लोग कहते हैं ट्रेडिशन, यही कानून है। और ये कानून न तो भगवान ने बनाया है न ही मानव ने, बल्कि किसने बनाया है? समाज ने। अब समस्या ये आई कि क्या इसे कानून माना जाए कि नहीं। हिंदू ला, मुस्लिम ला, सीपीसी, संविधान में क्या रूढ़ और प्रथा को कानून का दर्जा प्राप्त है कि नहीं? तो तमाम जगहों पर हम बताएंगे आगे, अभी तो भूमिका चल रही है। तमाम जगहों पर इनको किसका दर्जा प्राप्त है? ला का। एक उदाहरण जरूर हम बता रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 13(3)(a) में ला को डिफाइन किया गया है। ला में 8 शब्द रखे गए हैं और उसमें 2 शब्द 8 में प्रथा और रूढ़ है। यानी कि हमारा संविधान भी प्रथा और रूढ़ को क्या मानता है? कानून। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये स्पष्ट लिखा गया है संविधान के किस आर्टिकल में है? 13(3)(a), 13(3)(a) में। विधि में कितने शब्द हैं? 8। उसमें 2 शब्द किसका है? ऐतिहासिक वालों का। यानी कि अब आगे आइए, इसको आगे थीम देखा जाए। अब ये थीम है कि आपका अगर कोई व्यक्ति समाज द्वारा बनाई गई प्रथाओं या परंपराओं का वायलेशन करता है, मानने से इनकार कर देता है, तो ऐसी दशा में आपका उस पर सेंक्शन कैसे लगाया जाएगा? शास्ति कैसे लगाया जाएगा? अर्थात उसको दंडित कैसे किया जाएगा? तो सेवनी ये कहते हैं कि संप्रभु या राज्य या भगवान सजा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति परंपराओं को नहीं मानता तो ये समाज ही क्या देता है? सजा। तो कैसे सजा देगा? तो आप देखे होंगे गाँवों में कि इसे कुजात छांट दिया जाए, यानी कि जात से क्या कर दिया जाए? बाहर। तो आपका जैसे खाप पंचायतें हैं, वो आपका अगर कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों का वायलेशन करता है तो कानून में दंड नहीं है, लेकिन जो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत चलती हैं, पंचायत होगी और पंचायत ही क्या करती हैं? दंड देती हैं। जबकि खाप पंचायत लीगल नहीं है, कहीं भी इसका कोई कानून में उल्लेख नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज की परंपराओं का उल्लंघन करता है तो समाज उसे बहिष्कृत करता है, तमाम मने कह सकते हैं प्रतिबंध लगाता है, और समाज ही उसे दंडित करता है। ये दूसरा थीम हुआ। अब आइए तीसरा थीम देखा जाए। क्योंकि प्राकृतिक विचारधारा कल्पना पर आधारित थी, तो ये तो जर्मनी का अब तक हमने बताया। अब आइए इंग्लैंड का। इंग्लैंड में एक और प्रकार के विचारक आए जो ये कह रहे थे कि इज और आर्ट, इज मतलब जो है, आर्ट मतलब जो चाहिए। तो इज पर विश्वास किया जाए, आर्ट पर नहीं। यानी कि आप वर्तमान में क्या है, आप उस पर विश्वास करिए। बैठिए, एग्जाम टल गया ना अब? हाँ, तो आकर पढ़िए। अब तो क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि पनौती है पीओ पर शुरू से ही लग रही है आपका। फिर लड़के तैयारी में भी हैं। कई कई लोगों का फोन आया था जो इनका रोल नंबर आपका बाहर कर दिया गया है। तो वहीं हो सके 1-2 दिन में, हाँ लड़के 2-4 दिन में आएंगे।
तो हुआ कि आप किसी अच्छे वकील से संपर्क करिए और अपनी बातों को कोर्ट के सामने, पहले तो आयोग के सामने रखिए कि इतना ब्लंडर कैसे हो गया, इतनी भूल कि आरक्षण किसी और का और दे दिया आपको, किसी और को। इतने दिनों से आप शांत बैठे हैं, मेंस का फार्म भरवा लिए, अब एग्जाम देने की तैयारी लड़का बर्बाद कर दिया 2-3 माह, और जब एग्जाम सिर पर आया तो कहे कि हमसे गलती हो गई, आपको हम क्या कर रहे हैं बाहर। तो आप कोर्ट में लड़िए, और आयोग पर बताया गया कि जाकर आयोग पर एक बार आप कम से कम स्पष्टीकरण लीजिए। आप लिखित में, मौखिक नहीं, लिखित में लीजिए, और तब कोर्ट में आप लड़ाई कर सकते हैं। आपको तो अलग बात है, बताया जाएगा आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपका जब से एपीओ आई है मैं देख रहा हूँ कुछ न कुछ झाम जरूर लग रहा है, यानी किसी को पनौती कहते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आपका जरूर आ जा रही हैं। और आप देख ही रहे हैं, वह जो समस्या है पहले रिजर्वेशन को लेकर आई, याचिका दायर हुई है, अब कुछ लोगों को क्या कर दिया है, रिजल्ट से बाहर। तो आगे बढ़ा जब है जूरिस्प्रूडेंस में आपका, अब एनालिटिकल स्कूल देखा जाए, इसका भी थीम देखना है, और आपका वर्तमान में क्या है, और तत्पश्चात आगे बढ़ना। अभी थीम केवल बताई जा रही है कि इस स्कूल वाले कहते क्या है, कम से कम, और कहाँ जन्म हुआ, बस इतना भी याद रखना है, और उसी को हम उदाहरण द्वारा क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जो एनालिटिकल या प्रमाणवादी जो विचारधारा है, आप या मैंडेटरी, आपका जो स्कूल है आज्ञाकारी या अध्यापक स्कूल, आगे हम नाम बताएंगे किसने क्या कहा और डिटेल में। एनालिटिकल का मतलब, एनालिटिकल विचारधारा इज पर विश्वास करती है, आर्ट पर नहीं। इज का मतलब जो वास्तव में है, अब क्या होना चाहिए, भगवान क्या बनाकर चले गए, इस पर कोई विचार नहीं। जो वर्तमान तथ्य हैं उस पर आप क्या करिए, विचार। इस विचारधारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ, और इंग्लैंड में इस विचारधारा की शुरुआत तो तमाम लोगों ने किया, लेकिन गंभीरता से इस विचारधारा को स्थापित करने का कार्य आपका, जो जिन्होंने किया वह ऑस्टिन महोदय थे। और ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विद संप्रभु का समादेश है, यानी कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो इसी शब्द को हमें पकड़ना है और एनालिटिकल विचारधारा का थीम देखना है। पहला आइए, जो विधि है वह संप्रभु का संप्रभु का क्या है, समादेश। ध्यान से देखिए, अब एक एक शब्दों को आपको देखना है, इसका मतलब निकालना है कि ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विद संप्रभु का समादेश है, यानी कि एनालिटिकल विचारधारा वालों का ये मानना है कि विधि जानबूझकर संप्रभु द्वारा बनाई जाती हैं, ये समाज में पाई नहीं जाती। न तो इसको भगवान बनाते हैं, न ही समाज बनाता है, बल्कि आपका सावरेन बनाता है, संप्रभु बनाता है। और संप्रभु विधि जो बना दिया, वह संप्रभु द्वारा दिया गया समादेश ही, दिया गया कमांड ही क्या माना जाएगा, विधि। यानी कि जब ऑस्टिन के समय राजा महाराजाओं का काल था, काफी विवाद भी उत्पन्न हुआ था, तो जो इंग्लैंड में या अन्य देशों में राजा महाराजा थे, उन्हीं को ऑस्टिन ने सावरेन मान लिया, और ये कहा कि राजा जो बोल देगा मुख से, जो कानून बना देगा वही कानून है। कानून न तो समाज बनाता है, न ही भगवान। तो कानून बनाता कौन है, आपका सावरेन बनाता है। अब आपका देखिए, इंग्लैंड में तमाम उदाहरण दिए जाते हैं कि अगर इंग्लैंड की संसद, यानी कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है,
ये कहा जाता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट सावरेन या संप्रभु भी है और सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च भी है। यानी कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उसके बारे में ये कहावत कही जाती है, इंग्लैंड से पहले जोड़िए तब आपका इस शब्द को हम बताते हैं कि इंग्लैंड की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वह सावरेन भी है और सुप्रीम भी। तो कब किसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये संप्रभु है, कब कहा जाएगा कि सुप्रीम है, दोनों एक शब्द नहीं है भाई, याद रखिए दोनों शब्द एक नहीं है। संप्रभु तब कहा जाता है जब किसी आंतरिक या बाह्य दबाव के बिना संसद कोई भी कानून पास करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इंग्लैंड की संसद को ये पावर है कि वह बिना किसी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के जो कानून चाहें सो कानून पास कर दे। तो हम कहेंगे कि इंग्लैंड की संसद क्या है, संप्रभु है। सर्वोच्च तब कहा जाता है कि जब उस कानून को रद्द करने का अधिकार अन्य प्राधिकारी को न हो, केवल और केवल संसद ही कर सकती है। यानी कि इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड की संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका का पावर नहीं है कि उस कानून की वैलिडिटी को चेक कर ले। जैसे भारत में पावर है, भारत में पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कि जो कानून राज्य ने बनाया संसद ने उसको वैध या क्या घोषित कर सकते हैं, अवैध। लेकिन इंग्लैंड में ये पावर आपका न्यायालयों को नहीं है। अतः इंग्लैंड की संसद आपका सावरेन भी है और सुप्रीम भी है, उसके ऊपर कोई नहीं है। लुमले महोदय ये कहते हैं कि अगर इंग्लैंड की संसद ने यह कानून बना दिया कि प्रत्येक पुरुष को सलवार सूट पहनकर निकलना होगा तो ऐसी दशा में कोई न्यायालय इस पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि न्यायालयों को पावर ही नहीं है। भारत में अगर बना दे संसद तो जो आपका जैसे ही बनाने की सोचे या जैसे ही विधेयक पेश हो, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ये हमारे पहनावे पर रोक लगा रही हैं, तो ये हमारी स्वतंत्रता का संसद क्या कर रही है, उल्लंघन। इंग्लैंड में कुछ नहीं हो सकता, मैं बता दूं। यानी कि अगर इंग्लैंड की संसद अगर कोई कानून बनाए, भले वह मनमाना कानून हो, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और उस कानून को कोई अवैध घोषित करने वाला नहीं है। अब आइए, अब फिर बैक होया जाए, ऑस्टिन भी इंग्लैंड से ही थे। ऑस्टिन महोदय ये कहते हैं, भाई ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के फादर माने जाते हैं, आंग्ल विधि शास्त्र के भी पिता माने जाते हैं। इनका ये कहना है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का क्या है, समाधि। अब विधि की व्याख्या हमें अलग से करनी पड़ती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। विधि, यहाँ तीन बातें आपका मिलता है। देखिए आपका विधि की परिभाषा इनकी कहाँ से प्रेरित थी, संप्रभुता कहाँ से प्रेरित थी और समादेश कहाँ से प्रेरित था। जे में आ चुका है, तीनों को हम आगे अलग अलग बताएंगे। विधि की परिभाषा इन्होंने ब्लैक स्टोन से ली, सॉवरेंटी इन्होंने हाब्स से ली और समादेश जर्मी बेंथम से लिया। यानी कि तीन विद्वानों से थोड़ी थोड़ी बात ली और क्या बता दिया कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। यानी कि संप्रभु विधि बनाता है तो संप्रभु जो समादेश देता है, यानी कि जो संप्रभु किसी कार्य को करने या न करने का व्यक्तियों को क्या देता है, आदेश देता है। तो इस आदेश में कर्तव्य छुपा रहता है कि व्यक्ति उस कार्य को करे या न करे। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का वायलेशन करता है
तो ये जो संप्रभु हैं वह इन व्यक्तियों को क्या देगा, सेंशन देगा, यानी कि शास्ति देगा, अनुशास्ति देगा, सेंशन देगा, यानी कि संप्रभु इसके लिए क्या देगा, दंड। अब इसको थोड़ा कोरिलेट करिए दूसरे एंगल से। अगर भारत की संसद ने कोई आपराधिक कानून बनाया, कोई, तो भारत की संसद को हम संप्रभु मान लें। अगर कोई आपराधिक कानून बनाया यानी कि समादेश जारी किया, कोई व्यक्ति उस आपराधिक कानून का वायलेशन किया, तो क्या राज्य दंडित करता है कि नहीं करता है। इसके लिए राज्य ने न्यायालयों का गठन किया है। राज्य अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाता है और अभियुक्त को उस अपराध के लिए दंडित कराने का प्रयास करता है। ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी नहीं बल्कि स्टेट की। इसीलिए सरकारी अधिवक्ताओं की फौज लगाई गई है और देख ही रहे हैं। यानी कि आपका इसको कल और बताया जाएगा। देखिए भाई, आपका जो नए लोग हैं, अभी जो आपका जे का शुरू किया गया है, आपका अभी एक ही सब्जेक्ट मैंने आज चलेगा, 2-3 दिन बाद आपका 2 सब्जेक्ट चलने लगेगा।